छान वाटलं ॲट लास्ट आजा कर एकदम डॉट 4 वाजता खान पान के बारे में बताने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ चल रही है उसमें खान पान का हम ज़्यादा महत्व देते नहीं हैं आजकल। व्यायाम को भी महत्व नहीं देते हैं, सिर्फ रूटीन जो चल रही है दिन भर की बस वही चलाते चलते हैं, जिसकी वजह से भी ये समस्याएं आ रही होती हैं। तो मैम को स्पेशली इसलिए हम लोगों ने इन्वाइट किया हुआ है। मैम प्रोफेसर हैं, मैम उनका नाम रेखा दिवेकर मैम है, MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चरर एट सेठी कॉलेज। और मैम 35 ईयर्स से इसमें अपना जो है योगदान दे रही हैं। मैम को जो ऋतुजा दिवेकर मैम है उनकी मदर है। तो आप सभी लोगों को आज इसीलिए हमने सुनने बुलाया कि आप अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें। मैम हमें बताएं कि हमें क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस तरह की दिनचर्या रखना चाहिए जिससे कि हमें योगदान मिले खान पान का भी और हमारा जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो। मैम को मैं बुलाना चाहूँगी, रेखा दिवेकर मैम को। आप सबको हमारे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग और पूरे बंसल अस्पताल की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया, इसको आयोजित करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा हमारे लिए, क्योंकि जब भी आप पेशेंट आते हैं संतानहीनता की समस्या के साथ, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कोई ऐसी गोली होगी, कोई ऐसा इंजेक्शन होगा जिससे कि कुछ जादू सा हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। पर आप सब जानते हैं कि यदि हम एक बीज भी डालना चाहते हैं तो वो बीज की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए, जो ज़मीन है वो उर्वर होना चाहिए, और साथ ही साथ बीज को हम किसी भी समय नहीं डाल सकते। हर बीज का एक नियत समय होता है। इतना सब करने के बाद भी हर बीज जो है वो पेड़ में परिवर्तित नहीं होता। तो जब हम मानव जीवन की बात करते हैं तो एक आत्मा हमारे शरीर में तभी आएगी जब बीज स्वस्थ होगा, यानी कि शुक्राणु और अंडे अच्छे होंगे, जब बच्चेदानी इतनी रिसेप्टिव होगी कि वो एम्ब्रियो को रिसीव कर सके और उसका बराबर जो है वो 9 महीने तक गर्भाशय में उसकी ग्रोथ हो सके। ऐसा कहा जाता है कि जो हम खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो डॉक्टर अपनी तरफ से गोलियां, दवाइयां, ये जो सब हम देते हैं, मेरे हिसाब से ये केवल 10% है। 50% आपका खान पान है, 20 से 30% आपका व्यायाम और आपकी शारीरिक गतिविधियां हैं जो आप अपनी दिनचर्या में करते हैं, और 10 से 20% आपका माइंडसेट है, यानी कि हम किस तरह से अपने जीवन में कोई समस्याएं आती हैं उनको अप्रोच करते हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ आप सबको मैं सबसे पहले तो बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि इस बात को समझना कि खान पान हमारे समस्या के लिए महत्वपूर्ण है, यही दर्शाता है कि आप में वो गुण है कि आप सफलता तक पहुँच पाएंगे। यदि आज आप अपने जीवन का 1 घंटा इस चीज़ में दे रहे हैं, ये मैं एज अ डॉक्टर आपको गारंटी लिख के देती हूँ कि ये 100 गुना आपको रिजल्ट देगा, बजाय उस सारे दवाइयों और इंजेक्शन के, क्योंकि हर चीज़ जो है वो साथ साथ में चलती है। यदि हम कोशिश करें कि सिर्फ डॉक्टरी इलाज से रिजल्ट आ जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी ये अलग अलग नहीं है, साथ ही हमारी बॉडी और हमारे आसपास का यूनिवर्स ये भी कोई अलग अलग नहीं है। तो ये सब का जो समायोजन है, हमारे बाहर के संसार और हमारे अंदर के संसार के बीच का जो लिंक है वो हमारा खान पान है, क्योंकि हम वो बाहर से अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज का ये 1 घंटा आपके स्मृति पटल पे हमेशा के लिए अंकित होना चाहिए। आप चाहते हैं तो इसमें नोट्स भी ले सकते हैं। आज आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी वो डेफिनेटली गेम चेंजर रहेगी। हमेशा सक्सेस और फेलियर के बीच में एक छोटा सा फासला होता है, और वो आज का ये लेक्चर होगा। तो इस के साथ ही बिना समय गंवाए मैं मैडम को आमंत्रित करती हूँ। कोरोना के बाद, एक अंतराल के बाद आज मैडम हमारे बीच में आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मैं चाहूँगी कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। हाँ बस। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इधर मुझे सुफल हॉस्पिटल सफल या सुफल जो प्रोग्राम है उसमें मुझे बुलाया गया, पर्टिकुलरली डॉक्टर प्रिया भावे का मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सालों से ये काम किया है और घर में भी सब किचन में बहुत सारा काम किया है, तो मुझे लगता है जो मेरे छोटे छोटे नुस्खे हैं वो शायद आपके लिए उपयुक्त होंगे और इसलिए मुझे भी आना इधर बहुत पसंद है। मैं तो 3 साल के बाद आई, एक्चुअली पहले मैं 2 साल कंटिन्यू आई थी, फिर 2 साल कोरोना ने नहीं आने दिया, फिर 1 साल हो गया और मैं इधर पहुँची। मुझे बहुत आनंद हो रहा है इस चीज़ का। तो ज़्यादा समय नहीं अभी गवाती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप सब लोग, मुझे पता है कि इधर जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक को ऐसा इच्छा होती है कि मुझे अपने आप, मतलब जो कोई कपल आता है उनको लगता है कि डॉक्टर के पास जाने के बिना ही मुझे यदि अपत्य संभव हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसे सुना भी है, बहुत डॉक्टरों ने भी मुझे बताया है कि जब वो पेशेंट्स बन के हमारे पास आते हैं तो पहली चीज़ यही बोलते हैं कि ऐसा कुछ है क्या कि हम दवाई ना ले, ऐसा कुछ खा ले कि जिसके कारण हमको संतान हो जाएगा, हमारी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ ध्यान में रख के जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और देखो, पहले समय यानी कि जब हम लोग यंग थे, से 42 इयर्स बैक, तो वो टाइम यदि किसी महिला मतलब उसके पीरियड्स नहीं आए, 2 महीने पीरियड्स नहीं आए, तो वो कंफर्म होता था कि वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि उसका पीरियड तो नहीं आता है, महीना तो नहीं आता है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास चली जाती है तो उसको पता चलता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, कुछ अलग ही इशू है। तो ये सब अभी का दिन है। तो अभी ये क्या बदलाव आया है यहाँ, वो पहले हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। कि एक तरफ हम जो देखते हैं कि आबादी, मतलब हमारे भारत देश की आबादी तो ऐसे बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि IVF में जाने की संख्या, और छोटे छोटे गांवों में भी देखो तो IVF सेंटर्स आए हुए हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हुआ। तो पहला जो कारण जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। वो है पोल्यूशन, प्रदूषण। आप सबको पता है कि अभी दिल्ली तो सब लोग सुनते हैं, मुंबई का भी आज बहुत बुरा हाल है। तो ये प्रदूषण, आई थिंक कि आप लोग बहुत खुशनसीब है कि इंदौर नंबर 1 सिटी और भोपाल नंबर 2 सिटी है क्लीनलीनेस के बारे में, और इवन पोल्यूशन भी इधर नहीं है। तो आप लोग वो हिसाब से खुश नसीब हो। लेकिन क्या होता है जब पोल्यूशन होता है ज़्यादा, तो एक तो सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, और दूसरी चीज़ जो अपने बॉडी की क्षमता होती है कि हम न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट करें, वो अपनी क्षमता हम खो देते हैं। और ये क्षमता जब हम खो देते हैं तो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ओवरीज है, यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब, जो कुछ है, सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले तो उनका जो काम है वो बराबर नहीं होता है। तो ये एक रीज़न है कि एयर पोल्यूशन। दूसरा है फूड पोल्यूशन। ना आप जो कुछ भी वेजिटेबल लाने के लिए गए या फ्रूट्स लाने को गए, तो क्या देखते हैं हम लोग कि उनका साइज अभी बहुत बड़ा दिखाई देता है।
देखा है आपने? पर्टिकुलरली यदि आप मॉल में जाए तो इतने बड़े बड़े साइज के कैबेज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इवन लौकी देखो तो कितना बड़ा आता है। लेकिन एक्चुअली देखो, यदि आप कम से कम फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड डालो, तो उसका साइज ज़्यादा बढ़ता नहीं है। साइज नहीं बढ़े तो ठीक है, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा है, और उसमें जो केमिकल्स है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो जब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कौन सा भी फूड मटेरियल जब आप खरीदने जाओ तो आपको देखना चाहिए कि एज फार एज पॉसिबल वो आप नॉन, जिधर आपको पता है कि ज़्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र नहीं यूज किया, यानी कि स्मॉल वेंडर्स के पास जाओ। जैसे कि वीकली मार्केट होता है, इधर होता है ना वीकली मार्केट, तो उधर आपको जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा उगाते भी नहीं है, लेस आई मीन उनका जो क्वांटिटी है वो कम होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छा होता है। तो उधर से आप यदि खरीदो तो आपको फ़ायदा होगा। अभी मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अभी ऐसे ऑब्जर्व हुआ है कि मानवीय शरीर में 500 फॉरेन केमिकल्स अभी पाए गए हैं जो 30 साल पहले नहीं थे। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे हर एक के बॉडी में वो सब 500 केमिकल्स हो गए। डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप कितना पैकेज्ड फूड खाते हैं, आप कैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कैसे खरीदते हैं, उसके हिसाब से आपके शरीर में जो बाहर के केमिकल्स होंगे उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। आप देखो, पैकेज्ड फूड आप बंद करो। पैकेज्ड फूड पता है ना आपको, जो जिसके ऊपर एक ऐसा नंबर लिखा हुआ होता है, और वो नंबर ऐसा कुछ रैंडम नंबर होता है, 253, 79, कुछ भी नंबर होता है, और उसको बोलते हैं ग्रास, जनरली रिगार्डेड एज सेफ। मतलब क्या, वो लोग गारंटी नहीं दे रहे हैं, आपका रिस्क ले लो और वो केमिकल खा लो, समझे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कुछ भी पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड नहीं लेना। चाहे वो जूसेस हो, चाहे जैम्स हो, कुछ भी हो, पिकल्स हो, आपके घरों में बनाओ और आप यूज करो। ऐसा जब आप करोगे तो आपके बॉडी में फॉरेन केमिकल्स कम हो गए। देखो, ये जो सब केमिकल्स है वो अपने शरीर को पता नहीं है कि इनको क्या करने का। ऐसे एंजाइम्स नहीं है आपके शरीर में कि वो जो पचा पाएंगे, तो वो ऐसे ही रह जाते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए अपने फूड के बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि देखो आपका जो बॉडी है वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश मतलब मैडम ने जैसे बताया कि जो हम खाते हैं वैसे हम बनते हैं, और ऐसा भी बोला जाता है कि यथा अन्नम तथा मनम, मतलब जो आप लोग अन्न खाओगे उसकी तरह से आपका माइंड सेट भी होता है। यानी कि आपका जो शरीर है वो और आपका माइंड है वो दोनों किस चीज़ पे ऊपर है? खाने के ऊपर। तो इसलिए इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया फूड पोल्यूशन। और जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है कि देखो अभी इधर भी क्या है, प्लास्टिक बॉटल। तो हम लोग इतना इस्तेमाल करते हैं। पहले टाइम में जब हम किधर भी जाते थे तो क्या होता था, स्टील का लोटा देते थे और उसके ऊपर उससे हम लोग पानी पीते थे। अभी हमको भी अच्छा लगता है कि अरे वाह प्योर, मतलब ऐसे अपने मन ने तय किया है कि जब ऐसे पैकेट में आएगा पानी तो इट इज़ सेफ, उसमें कुछ नहीं है, अभी बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है। लेकिन जस्ट इमेजिन, अभी समझो कि आप किसी शादी में जाओगे, 500 लोग हैं और हर एक आदमी समझो 2-3 बॉटल लेता है, तो कितना बॉटल्स होगा?
1500 बॉटल्स। और ये जो अपनी वसुंधरा है, पृथ्वी जो है, वो कितना प्लास्टिक ले पाएगी। और आपको पता है ये 5000 ईयर्स तक ये प्लास्टिक ऐसे के ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। और यदि ऐसा प्लास्टिक अपने भूमि पे आया और उसके आप कुछ बीज डालोगे तो उगेगा कुछ? बोलो, उगेगा कुछ? ऐसे प्लास्टिक पे कुछ डालोगे तो नहीं उगेगा ना, क्योंकि वो अभी लैंड फर्टाइल नहीं रही, उधर प्लास्टिक रहा। अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो अपने स्टूल्स जो है जब एग्जामिन किया गया तो उसमें इतने माइक्रो प्लास्टिक्स आए हैं अभी कि उसके अपने बॉडी में हम कितना इंजेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में बाहर आ जाता है। तो अपने शरीर में कितना माइक्रो प्लास्टिक होगा। ऐसे अमेरिका में वगैरह ऐसे तो बोलते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड इतना प्लास्टिक 1 महीने में हमारे बॉडी में चला जाता है। इतना हम ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक कर रहे हैं। और जब हम ये ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक हो रहा है, अभी बाहर यदि प्लास्टिक हो उसमें बीज नहीं उगेगा। अभी बॉडी के अंदर प्लास्टिक हो तो क्या होगा? हो पाएगा संतान, यानी कि बीजारोपण हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्लास्टिक का यूज आप कम से कम करो, ठीक है। तो ये 3 तरह के पोल्यूशंस है जिसके बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कभी भी पानी प्लास्टिक में रख के ऐसे छोड़ना नहीं। मतलब अभी समझो इधर आया, मैंने पिया, छोड़ दो। अभी बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि ओवरनाइट जब सोने को जाते हैं तो ऐसा एक बॉटल अपने बेड के बाजू में रखते हैं। बहुत लोगों को हंसी आ रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग ये कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, अभी ये प्लास्टिक से ये पानी में ज़ेनोएस्ट्रोजेंस नाम के केमिकल्स, ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स है। और ये ज़ेनोएस्ट्रोजेंस है, ये बहुत ही एस्ट्रोजन से उनकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती है। और अपनी जो बॉडी है वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या यूज करूँ अभी, क्योंकि उसको पता नहीं चलता क्या है ज़ेनोएस्ट्रोजन, क्या है एस्ट्रोजन। इतना स्ट्रक्चरल उनमें सिमिलरिटी है। तो इसलिए मेरा आग्रह है आप सब लोगों को कि आप पहले प्लास्टिक निकाल दो आपके किचन से, तो आपको उसका एक नंबर 1 फायदा होने को जो चालू होगा, अपना ओवरऑल हेल्थ भी सुधरेगा। क्योंकि पहले देखो किचन में प्लास्टिक होता ही नहीं था, अभी ही किचन में प्लास्टिक ने जो एंट्री किया है, पूरा किचन उसने भर ही दिया है अपना। तो उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि क्या होगा, क्या हम खा सकते हैं कि जिसके कारण हमारा जो फर्टिलिटी लेवल्स है वो बढ़ सकता है, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि संतान होने की जो शक्यता, पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो अभी देखो, मैंने पहले बोला आपको कि जब अभी 2 महीने 3 महीने पीरियड नहीं आता, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो क्या होता है वो टाइम? पीसीओडी। अभी ये पीसीओडी क्या है? एक हार्मोन रिलेटेड डिसीज है। अभी मुझे लगता है आप सबको हार्मोन्स के बारे में पता होगा, क्योंकि जब आप आईवीएफ के लिए आते हैं तो आपको कुछ हार्मोन्स देने पड़ते हैं। जो ट्रीटमेंट है उसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है, बराबर। तो अभी ये जो पीसीओडी होता है एक हार्मोन के कारण, अभी जब एक हार्मोन अपने शरीर का बैलेंस नहीं रहता तो पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है अपना बॉडी का, वो ही बिगड़ जाता है। समझे आप लोग? जैसे कि अपना इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है, क्या होता है यदि एक भी कुछ उधर मिस्टेक हुआ तो पूरा अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। तो ऐसे नहीं होता कि एक ही जगह मिस्टेक होगी, वो पूरा अपने बॉडी को
जो जो हार्मोन्स है सब में उसका इफेक्ट होगा। तो उसके कारण क्या होता है, अपना जो इंसुलिन है, अपना इंसुलिन का काम क्या होता है, अपने जो बॉडी में ब्लड शुगर, आपने सुना होगा, वो जो ब्लड शुगर्स है वो रेगुलेट होते हैं। रेगुलेट मतलब ऐसे नहीं होता कि कभी बहुत ज़्यादा हो गई, कभी बहुत कम हो गई। तो ब्लड शुगर्स जो है वो रेगुलेटेड रहते हैं, और जब ब्लड शुगर्स रेगुलेटेड होते हैं तो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है। और ये मेन रीज़न है कि अपना जो ब्लड शुगर्स है वो बहुत रेगुलेटेड होने चाहिए, अपने सब जो हार्मोन्स हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए, तो ही पॉसिबल, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है संतान होने की वो श्योरली बढ़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो ना। अभी मैं ऐसे कुछ आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें खा के आपका फर्टिलिटी लेवल्स बढ़ सकता है। नंबर 1 है गार्डन क्रेस सीड्स, प्राची स्प्रिंग। ये जो गार्डन क्रेस सीड्स है, आपको पता है हलीम, ये जस्ट आपको दिखा है कि मैंने ये बहुत अनुभव किया है कि मैं जिधर जिधर जाती हूँ तो ये हलीम किसी को पता नहीं होता है, इसलिए मैंने आज लाया कि देखो कि ये क्या चीज़ है। अभी ये क्या है, गार्डन क्रेस सीड्स जिनको बोलते हैं, उसमें एस्ट्रोजन का जो प्रपोर्शन है वो अच्छा है। अभी एस्ट्रोजन का प्रपोर्शन जब अच्छा होता है तो क्या होता है, अपना जो अगेन फर्टिलिटी लेवल से वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि पीसीओडी में एक्चुअली आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो वो बैलेंस करने के लिए कुछ एस्ट्रोजेनिक चीज जो खानी है वो है गार्डन क्रेस सीड्स। तो इसलिए पहली चीज आप खाने को चालू करना वो है गार्डन क्रेस सीड्स, यानी कि हलीम। उसके आप लड्डू बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। वो आप ऐसे छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनमें उगाओ, और उसके जो छोटे छोटे पत्ते आएंगे उनको सैलड की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ का आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो इसलिए पहली चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो है गार्डन क्रेस सीड्स। अभी सेकंड जो मुझे बताना है वो है रिगार्डिंग पल्सेस। अभी पल्सेस मतलब क्या, आपको पता है ना, पल्सेस मतलब जो मूंग है, चौली है, राजमा है, आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक ग्राम इस्तेमाल करते हो, जिसको उड़ीद बोलते हैं, इस्तेमाल करते हो ना। तो ये सब पल्सेस का काम क्या होता है पता है, वो अपने शरीर को अमाइनो एसिड्स, आप इतना सब ध्यान में नहीं रखो वो भी चलेगा, आप ऐसा ध्यान में रखो कि जब आप सब पल्सेस खाओगे, और कैसे खाओगे वो पल्सेस, आपको उनको भिगाना है, ओवरनाइट भिगाना है। भिगाने के बाद उनको स्प्राउट करना है, और स्प्राउट करने के बाद उनको कुक करना है। उनको अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर में कुक करने हैं, और उसका उसल क्या कुछ भी आप लोग बना सकते हैं, उसल जैसा, मिसल या मूंग का चिला, आप लोग बनाते हैं मूंग का चिला। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड्स है उनका काम क्या है कि वो ही अपने जो सेल्स है, अपने बॉडी के सेल्स जो है उनको निर्माण करते हैं। तो यदि आपके शरीर में अच्छी तरह से ये सब सेल्स, अभी जब संतान होता है तो क्या होता है, पहले तो एक ही सेल होता है ना, एक शुक्राणु होता है और एक अंडा होता है, और उन दोनों का मिलन होके जो एक ही सेल, एक ही जायगोट बनेगा।
तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो वो निर्मित के लिए क्या जरूरी है? पल्सेस। तो इसलिए पल्सेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और सबसे बेस्ट पल्सेस कौन से हैं आपके लिए फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए? वो है ब्लैक ग्राम, यानी कि उड़ीद। खाते हो आप लोग? उड़ीद खाते हो? खाते हो ना? देखो अपना पूरा इंडिया में उड़ीद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि नॉर्थ में क्या बनता है? माँ की दाल। साउथ में क्या बनेगा? इडली, डोसा, मेदू वड़ा, सब उड़ीद दाल। और महाराष्ट्र में हम लोग क्या बनाते हैं? थाली पीठ हम लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो वो मिक्स फ्लोर होता है जिसमें उड़ीद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आना ही चाहिए। और आप यदि गुजरात साइड में भी जाओ तो भी उड़ीद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वो ढोकला वगैरह बनाते हैं उसमें भी होता है। तो उड़ीद यानी कि ब्लैक ग्राम आप हमेशा इस्तेमाल करो। वीक में एटलीस्ट 2 बार आप उड़ीद का इस्तेमाल करो। और हलीम का लड्डू जो मैंने बताया वो भी खाना चालू करो, रोज नहीं तो वीक में 2-3 बार, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया उड़ीद। अपने आयुर्वेद में भी ऐसे मतलब लिखा है एक्चुअली कि यदि बहुत जो आदमी हैं वो एजेड भी हो तो भी उसके स्पर्म्स क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होती है जो ब्लैक ग्राम का डेली इस्तेमाल करता है। तो इतना उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप सब लोग करोगे ऐसा? अभी नेक्स्ट चीज जो है वो जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए चाहे वो है मिलेट्स। सुना है आपने मिलेट्स के बारे में? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये जो साल है 2023, इट इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स मतलब क्या है आप इस्तेमाल करते होगे, आपको सिर्फ मिलेट्स नाम शायद नहीं पता होगा। वो है ज्वार, बाजरा, राजगिरा, रागी, वरी। आप जरा बोलो आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए बोलती जा रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है आपका रिस्पॉन्स। क्या क्या खाते हैं आप लोग? मैम कोदो कुटकी होता है, हाँ। क्षेत्र में बालाघाट। ओके, हाँ मैंने भी वो उसके बारे में सुना है। और कोई रागी खाता है? नाचनी, रागी बोलते हैं जिसे। रागी नहीं, रागी को नहीं इस्तेमाल। अभी मैं थोड़ा सा रागी का आपको इम्पोर्टेंस बोलना चाहती हूँ। क्या है, आप मुझे लिख सकते? तो रागी का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि आपको नहीं तो ये क्या मैडम बोल रही है अमाइनो एसिड्स है। ओके, तो ये जो रागी है उसके एक स्टोरी रामायण में बताई गई है। देखो अपना जो कल्चर है ना, वो टाइम तो न्यूट्रिशन किसको पता ही नहीं था, लेकिन वो टाइम कैसे लोगों को इम्पोर्टेंस बताया जाता था, कुछ स्टोरीज बोल के, कुछ प्रोवर्ब्स बोल के, ऐसा वो इम्पोर्टेंस बताया जाता था। तो ये कनकदास के रामायण में स्टोरी है कि जब श्री राम जी अपना रावण के साथ उन्होंने युद्ध जो है वो जीता और वो अपने अयोध्या नगरी में आ गए। अभी अयोध्या नगरी में आने के बाद उन्होंने बहुत सेलिब्रेशंस चालू किए, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अपना जो राजा है वो जीत गया। तो वो लोग बहुत खुश थे। वो सब लोग नए कपड़े पहनते थे, सब लोग रंगोली अपने घर में लगाते थे और नए कपड़े और बहुत सारे मिष्टान बनाते थे। तो ये सब देख के श्री राम जी का जो राइट हैंड हम बोल सकते हैं या भक्त जो है हनुमान, उनको लगा कि मेरे गांव में भी मुझे ये सेलिब्रेशन करना चाहिए। और वो श्री राम जी के पास जाते हैं और बोलते हैं
कि मैं जाऊँ क्या किष्किंधा नगरी, उनकी नगरी जो है उसका नाम है किष्किंधा नगरी, मैं जाऊँ क्या किष्किंधा नगरी और सेलिब्रेट करूँ क्या? तो श्री राम जी ऑब्वियसली वो बोलते हैं कि चलो जरूर जाना। तो ये लोग वापस उनका एक क्वेश्चन आता है कि मैं इधर से नाचनी, उसका नाम नाचनी भी है एक, तो मैं नाचनी लेके जाऊँ क्या? तो श्री राम जी को लगता है ठीक है, आपको लेके जाने का है तो लेके जाओ। जैसे कि हम किधर भी गए तो उधर से कुछ फेमस चीज़ है, जैसे कि मैंने आज ये चंदेरी साड़ी पहनी है जो मैडम ने मुझे मेरे लास्ट विजिट में दी थी। तो जब मैं इधर से जाऊंगी तो ज़रूर कुछ चंदेरी सिल्क या लेके जाऊंगी। तो वैसे उनको भी लगता है कि मैं इधर से नाचनी लेके जाता हूँ, तो अपना जो चावल है उसका जो ईगो बहुत हर्ट होता है। हाँ, अभी आदमी जैसा ही उनको समझा है कि उसका भी ईगो है, उसका भी अहंकार है। वो श्री राम जी के पास आता है और बोलता है कि ये आपने ऐसे क्यों किया, उसको क्यों परमिशन दी नाचनी लेके जाने के लिए? मेरा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। क्यों मेरा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है? क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है और जब पहले तो वो अपने माँ का दूध पीता है, और जब ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाता है और पहला सॉलिड फूड दिया जाता है, तो क्या सॉलिड फूड दिया जाता है? आप सब लोग क्या देते हैं बच्चों को? जो कंजी देते हैं, यानी कि चावल ही देते हैं, दूसरी कुछ चीज़ हम नहीं देते, चावल ही देते हैं। और वो चावल के कारण ही वो बच्चा आगे आगे उसका जो बोलने लगता है, दौड़ने लगता है, सब कुछ करने लगता है। तो मेरा कितना इम्पोर्टेंस है, किसी का शादी हो तो भी अक्षत चाहिए, किसी का थ्रेड सेरेमनी हो, मुंज जो बोलते हैं उसमें भी चाहिए। इतना ही नहीं, कोई जब स्वर्गवासी होता है और 13th डे को आता है कौवे के रूप में, तो भी उसे क्या दिया जाता है? चावल। तो चावल बोलते हैं कि मेरा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। आप उसको बोलो कि तुम चावल लेके जाना, तो नाचनी नहीं लेके जाना, ठीक है? तो अभी श्री राम जी को भी पता नहीं चलता मैं उनको क्या बोलूँ। तो वो बोलते हैं देखो 8 दिन हम लोग 8 दिन नहीं, थोड़े देर हम ठहरते हैं, हम देखते हैं ब्रह्मदेव क्या बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव के पास भी टाइम नहीं है, वो बोलते हैं कि मुझे अभी टाइम नहीं है। 6 महीने वो सबको, यानी कि नाचनी और चावल दोनों को बंद करके रखो, और 6 महीने के बाद मैं आपको न्याय दे दूंगा। जब 6 महीने के पास वापस श्री राम जी उनको बुलाते हैं, तो वो बोलते हैं अभी भी मुझे टाइम नहीं, आप ही देखो कुछ। तो वो जब खोलते हैं दोनों डिब्बे, तो क्या दिखाई देगा? आपको पता है रागी जो है 10 साल तक वैसे के वैसे फ्रेश रहती है, उसको कुछ कीड़ा नहीं लगता, पेस्ट नहीं लगता, और चावल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो 6 महीने के बाद जब श्री राम जी ने देखा तो नाचनी अच्छी थी और चावल जो खराब हुआ था, तो इसलिए उनको ऐसे लगा कि अरे वाह, इसमें कुछ तो चीज़ है, और वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसका नाम रघुकुलोत्पन्ना, तो RAGI, इसलिए वो श्री राम जी ने उसको नाम दिया है रागी। उसका पहला नाम था नाचनी और अभी रागी। अभी आप लोग बोलेंगे ये तो अभी बहुत पुरानी कथा है, अभी न्यूट्रिशन के बारे में बोलो आप। तो न्यूट्रिशन के बारे में क्या है कि आप ये पूछो कि उसमें क्या नहीं है। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, B1, B2, B3 है, कैल्शियम और आयरन है, जो आपको जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो प्रीनेटल विटामिन बन के आपको वही दिया जाएगा, जो विटामिन वो आपको रागी से मिल रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें फाइबर भी है। फाइबर पता है ना, जो जिसको चौथा बुलाया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? ब्लड शुगर्स रेगुलेट होते हैं। जब फाइबर होता है तो ब्लड शुगर्स रेगुलेट होते हैं, और ब्लड शुगर्स रेगुलेट होते हैं तो पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं। पीरियड्स रेगुलर आएंगे तो बच्चा होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रागी का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे मैंने गार्डन क्रेसिड्स यानी कि हलीम के बारे में बताया, उड़द के बारे में बताया, वैसे ही मैं ये रागी के बारे में आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि
किसको रागी पसंद है? हनुमान जी को। और हनुमान जी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ गॉड, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, जिसको शक्ति चाहिए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा है कि घर में यदि कोई बीमार हो तो हनुमान के टेम्पल में जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं या ऑयल कुछ भी, लेकिन उसका जो है पूजन करते हैं। तो ये जो हनुमान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा। अभी देखो न्यूट्रिशन साइंस जो है वो थोड़ा सा न्यू है, बहुत पुराना नहीं है, इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं परंपरा से जो हम देखते आए हैं वो ध्यान में रख के मैं आपको बोलूँगी कि आप रागी का, इधर मिलती है ना रागी, हाँ, तो आप लड्डू के रूप में खा सकते हो, डोसा बना के खा सकते हो, रोटला बना के खा सकते हो, आप कुछ भी अपना खीर, नाचड़ी रागी का खीर बना के भी आप दे सकते हो। यदि इधर में एक छोटी सी चीज़, हमारा फार्म हाउस है मुंबई में, तो उधर बहुत ही माल न्यूट्रिशन था, तो हम पूरे गांव के बच्चों को रोज रागी का खीर देते हैं। और अभी मुझे बहुत आपके साथ शेयर करने में अच्छा लग रहा है कि अभी उधर एक भी बच्चा माल न्यूट्रिशन नहीं है, सबके जो हाइट भी बड़ी है, वेट भी बड़ा है, और सबका न्यूट्रिशन जो बोलते हैं ना, कुछ एग्जामिन किया B12 क्या है, D3 क्या है, या बाकी भी सब विटामिन सब उनका अच्छा है। और ओवरऑल हेल्थ से ही अपने को पता चलता है, अपने को ऐसा देखने की जरूरत भी नहीं होती है कि क्या कितना है। जब हम अच्छी है आपकी हेल्थ तो आपको पता चलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आप ये रागी का इस्तेमाल करो। अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैं किसी टॉक के लिए जाती हूँ, 1 घंटा बात करनी होती है, हाथ ऐसा ऐसा घुमाना होता है, कभी खड़ा रह के बात करनी होती है, तो ये सब एनर्जी कैसे आएगी? मैं हमेशा रागी का लड्डू खा के आती हूँ। तो क्या होता है, मेरे ब्रेन को जो शुगर, क्योंकि सब याद भी रखना चाहिए, मैं हाथ में लेके कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो याद भी रखना चाहिए, खड़ा भी रहना चाहिए, बात भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा आपको अच्छा भी लगना चाहिए। तो उसके लिए ये रागी का लड्डू मुझे बहुत ही हेल्प करता है। तो आप यदि कहाँ बाहर जा रहे हो तो आपके पर्स में एक छोटे डिब्बे में एक लड्डू लेके जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो ये रागी हो गया, और रागी के साथ आप जवार, बाजरा, राजगिरा, रामदाना खाते हो? रामदाना भी बहुत आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी इसके नाम से ही आपको पता चलेगा रामदाना मतलब क्या है। ये जो अन्न है वो किसका अन्न है? राम का, मतलब गॉड, फूड ऑफ गॉड, बराबर। रामदाना मराठी में उसको बोलते हैं राजगिरा। राज मतलब किंग, जैसे आपके भोजराज हैं, तो फूड ऑफ किंग मतलब राजगिरा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमरैंथस। अमरैंथस AMAR, ये वर्ड का जो उगम है, ओरिजिन है, वो संस्कृत से है, और इसका मतलब है लॉन्जिविटी, अमर रहोगे। अमर मतलब क्या? हम अमर तो नहीं रहने वाले, सबको पता है कि जो ये पृथ्वी में आएगा एक दिन उसको जाना ही है, लेकिन लॉन्जिविटी मतलब जो अपना लाइफ है वो बढ़ता है और अच्छी तरह से बीतता है, हेल्दी लाइफ होता है। तो ये भी मैंने देखा है कि जो 80-85 इयर्स ओल्ड मेरे आसपास जो लेडीज या जेंट्स भी रहते हैं, वो क्या खाते हैं रात को? अभी थोड़ा भूख कम हो जाती है तो रात को एक राजगिरा का लड्डू लेंगे, रामदाना का लड्डू लेंगे, उसमें मिल्क डालेंगे और वो खाएंगे, तो उनको वो जो एनर्जी मिलती है वो सफिशिएंट रहती है। तो इसलिए आप राजगिरा का भी इस्तेमाल करो। तो ये हो गया अपने जो मिलेट्स, या हिंदी में क्या बोलते हैं, भरड़ धान्य, श्रीधान्य भी बोलते हैं। श्रीधान्य, अच्छा। तो आपको पता चला ना मुझे क्या कहना है, वो सफिशिएंट है।
तो पल्सेस हो गए, मिलेट्स हो गए। अभी मैं आपको ऐसे ही कुछ वेजिटेबल्स बताऊंगी को जिनको बोलते हैं वाइल्ड एंड अनकल्टिवेटेड वेजिटेबल्स। ये क्या है वाइल्ड एंड अनकल्टिवेटेड वेजिटेबल्स? ये पालक है वैसे नहीं, मेथी वैसा भी नहीं। जब आप ऐसे फॉरेस्ट में जाओ तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत ही ग्रीन वेजिटेबल्स अराउंड 100 टाइप्स मे बी मोर बट नॉट लेस, इतने वेजिटेबल्स मिलते हैं। और ये जो हर एक वेजिटेबल में अलग अलग न्यूट्रिशंस, जो न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, हमें पता नहीं है वो क्या न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन है। और उसके कारण क्या होता है, अपना जो गर्भाशय है उसका जो अंदर का लाइनिंग होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर जाइगोट मतलब कि जब विलन होता है वो उधर फिक्स हो जाएगा, तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो वाइल्ड एंड अनकल्टिवेटेड हमने लगाया नहीं है वो अपने आप आना चाहिए। तो ये जो वेजिटेबल्स है इनका भी आप इस्तेमाल करो, अभी नहीं लेकिन जब बारिश आएगी तो आप इसका इस्तेमाल करो। अभी और एक टाइप के फूड के बारे में मैं आपको बोलूँगी जिसका नाम है NUS। NUS क्या है? निग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्पीशीज। निग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड, इसका मतलब हमने उसके तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अंडर यूटिलाइज्ड मीन्स उसका हमारे लिए बहुत ही यूज है, बहुत ही उपयुक्त है हमारे लिए, फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं NUS, निग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्पीशीज। तो इसमें क्या आता है, आपको जो कोहड़ा बोलते हैं पता है, बड़ा सा होता है, लौकी जैसा बड़ा होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सेक्स ड्राइव बढ़ाता है। सेक्स ड्राइव बढ़ाने के साथ वो अपना जो पूरा उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी देता है, उसमें विटामिन्स भी है और उसमें पानी का प्रपोर्शन भी बहुत अच्छा है, यानी कि अपना बॉडी हाइड्रेट रहना भी बहुत जरूरी है, बराबर। और यदि हम ये सब चीज़ें मतलब ये जो इसके बारे में बताया, वैसे और भी कुछ है, जैसे कि बेर आप लोग खाते हैं, वो भी NUS में है, यानी कि उसका कुछ आपको जो न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं ना कॉलेज में, वो इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं बताते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो फॉरेन से आया हुआ है। लेकिन अपने यहाँ जो उग रहा है, ये जो बेर है या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने अपने सीजन में ही आती है। तो जो सीजन में जो आता है ना वो आपको खाना चाहिए। तो उसके कारण आपका जो फर्टिलिटी लेवल्स है वो बढ़ेगा। और फर्टिलिटी लेवल्स बढ़ना एक चीज़ है, और अपना बीज भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने तुकाराम, संत तुकाराम के बारे में सुना है, जो महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हो गए हैं तुकाराम। तो वो बोलते हैं शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। इसका मतलब ये है कि यदि बीज अच्छा हो तो ही वृक्ष अच्छा होगा, और वृक्ष अच्छा होगा तो उसके जो फ्रूट्स आपको मिलेंगे वो अच्छे होंगे। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपका ये ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है आपके लिए नॉट ओनली फर्टिलिटी लेवल बढ़ाएगा, लेकिन आपके बीज का क्वालिटी भी बढ़ेगा। और इसलिए आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखो और इनका इस्तेमाल करो। तो ये सब हो गया मेरे ख्याल से, जो मैंने फूड के बारे में मैं आपको जो बताना चाहती थी वो मैंने बता दिया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, वो है कर्ड, यानी कि दही।
आप सब लोग खाते हैं। प्रोबायोटिक के बारे में सुना है? प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक मतलब जिसमें यूजफुल बैक्टीरिया है, और ये यूजफुल बैक्टीरिया अपने गट में होते हैं, अपने पेट में होते हैं। और ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, उनका जब नंबर बढ़ता है, इनका जब वैरायटी बढ़ता है, तो हमारा हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सब हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देना है। कर्ड, सब लोग खाते हो कर्ड? तो उसमें क्या है? प्रोबायोटिक है। अभी और कुछ प्रोबायोटिक आपको पता है जिसमें उपयुक्त बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया मतलब क्या? जो जीवाणु है और वो बढ़ना चाहिए। इडली का बैटर, इडली का जो हम बनाते हैं बैटर, वो ज़्यादा देर रखा तो क्या हो जाता है? क्या होता है? खमीर आ जाता है। हाँ, मतलब वो खट्टा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो बढ़े है। वैसे भी जब हम कर्ड खाते हैं तो कर्ड में क्या है? बैक्टीरिया है। और यदि हम कर्ड ऐसा बाहर ही रखे ज़्यादा देर तो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। लेकिन हम फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते। तो क्या बनाते हैं? कढ़ी चावल बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, और भी बहुत चीज़ें बनाते होंगे आप सब लोग, हम भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये कर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है उसके साथ क्या होना चाहिए? प्रीबायोटिक बैक्टीरिया। ये क्या है? अभी देखो, ये जो हॉल है उसका क्या है कैपेसिटी? क्या है कैपेसिटी है हॉल का? कितने लोग बैठे हैं? 100। हाँ, तो अभी यदि इधर 500 लोगों को आना है तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हॉल बड़ा लेना चाहिए, बराबर। तो ये जो भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मैंने खाया, समझो कर्ड खाया, अभी उसको मल्टीप्लाई होना है तो उसके लिए कुछ आधार चाहिए। तो वो आधार क्या है? प्रीबायोटिक बैक्टीरिया, जो अपने जो मैंने बोला ना, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, उसमें होता है। यदि आप साउथ इंडिया में जाओगे ब्रेकफास्ट के लिए, किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो इडली प्लेट मंगाओ तो आपको क्या मिलेगा पता है? 2 इडली, एक मेदू वड़ा, ऑफ कोर्स वो 3-4 टाइप्स के चटनीज आते हैं, सांभर आते हैं, और उसके साथ एक इलायची केला भी देते हैं। अभी इलायची केला क्या है? प्रीबायोटिक। अपना जो प्रोबायोटिक है इडली। अभी हमेशा हम जब खाना खाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप एक प्रोबायोटिक खा रहे हैं उसके साथ कुछ प्रीबायोटिक होना चाहिए। इसलिए कर्ड राइस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कर्ड में क्या है? प्रोबायोटिक, और राइस क्या है? प्रीबायोटिक। तो ये सब यदि आप ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और एक चीज़ मैं आपको किचन के बारे में बताना चाहती हूँ, और वो है हम जो किचन में वेसल्स इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं आप लोग? करते हैं। अभी ये एल्यूमिनियम यदि आपके पास आपके दादी का हो, नानी का हो, बहुत पुराना हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो बहुत पतला हो गया है। अभी ये क्यों पतला हो गया? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसमें से फूड में चला गया, जब हम लोग कुकिंग करते हैं, और फूड से अपने बॉडी में चला गया। और जब वो बॉडी में जाता है तो क्या होता है? एल्यूमिनियम अपने जो बॉडी में जिंक होता है उसको निकालता है। पता चला? एल्यूमिनियम आएगा, वो जिंक को निकाल लेगा और उसकी जगह खुद लेगा। अभी ऐसा जब होता है तो हमारी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी होती है, और जिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल शुक्राणु बनाने के लिए है। मतलब शुक्राणु का जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें जिंक है। तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके आप जिंक डेफिशिएंट हो गए, और जिंक डेफिशिएंट हो गए तो स्पर्म काउंट लेस होने का चांस होता है।
तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए देखो कितनी इम्पोर्टेंट है। आप अभी आयरन के वेसल में करोगे कुकिंग तो क्या होगा, जैसे एल्यूमिनियम वो फूड में जाता है, वैसे आयरन फूड में जाएगा। जब आयरन फूड में जाएगा तो क्या होगा, अपने बॉडी को मतलब हीमोग्लोबिन बनाने में अच्छा रहेगा। जब हीमोग्लोबिन बनता है तो ही वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन के पूरे अपने बॉडी को ब्रेन से लेके अपने पाँव के नेल्स तक सब जगह इंक्लूडिंग अपना सब सेक्स ऑर्गन्स आ गए, उसको भी वो सब न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इसलिए अपना हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज यूज आयरन वेसल। अभी आयरन वेसल मतलब यदि आपको ऐसे लगता है कि यदि आपने आयरन का कढ़ाई लिया, पैन, उसमें खाना बनाया तो थोड़ा कलर अच्छा नहीं रहता, लेकिन कुछ ना कुछ चीज तो आप इसमें से बनाते होगे। रोटी, रोटला, ठेपला, मकाई की रोटी, थाली पीठ, चिल्ला बनाते हो तो रोज इस्तेमाल होता है ना वो तवे का, तो वो तवा आप आयरन का ही ले लो। पता चला, आयरन लोखंड। तो यदि आप आयरन का तवा इस्तेमाल करोगे तो वो भी मतलब वो कढ़ाई करोगे तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, घर में यदि बच्चे होते हैं या कोई फसी लोग घर में होते हैं तो उनको कलर अच्छा नहीं लगता। मैं तो बोलती हूँ कि कलर सब्जी का मत देखो, आपके चेहरे पे पिंक कलर आएगा, उसको देखो। लेकिन ये चीज़ यदि नहीं पसंद है तो ठीक है, तवा तो इस्तेमाल कर सकोगे। तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉन स्टिक वेयर का कम से कम इस्तेमाल। नॉन स्टिक वेयर करते हो ना, नॉन स्टिक वेयर का इस्तेमाल, उससे क्या होता है, हम जब वो इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक स्क्रैच आ जाता है उसमें। आप कितना भी उसको संभालो फिर भी स्क्रैच तो आएगा। लेकिन हम तो वेस्टर्न पीपल ने यूज एंड थ्रो नहीं करते, हम वी विल कीप यूजिंग इट। कितना हम उसका इस्तेमाल करोगे, हम करेंगे इसका इस्तेमाल। थोड़ा मेरा हिंदी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मेरा बम्बैया हिंदी आपके जैसे मैं बहुत अच्छा हिंदी नहीं बात कर सकती हूँ। जब मैडम या कोई भी आप में से बात करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने को। आपको मेरा थोड़ा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आप प्लीज़ बेयर करो मेरे साथ, ये हिंदी के साथ मेरे। तो आयरन का नॉन स्टिक वेयर के बारे में मैं बात कर रही थी। तो पूरा सफ़ेद हो जाता है, बराबर। और जब वो सफ़ेद हो जाता है मतलब वो जो अंदर का कोटिंग था वो कहाँ गया, पेट में। अभी पेट में जो गया जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन, अब ये टेफ्लॉन पचाने के लिए एंजाइम नहीं है बॉडी में, तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होता जाता है। लेकिन वो इतने लोगों में, घर में 4 लोगों 6 लोगों, उनमें से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो तुरंत आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अभी हम देखते हैं ना, आप भी इधर भी देखते होंगे कि बहुत ऐसा रैंडम से सीखने से आ गए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो गया। ऐसा बहुत जगह सुन, एटलीस्ट हम तो उधर सुन रहे हैं मुंबई में भी कोरोना के बाद, या कोई बोलता है वैक्सीन के बाद, कोई बोलता है मेरे जैसे कि है सब केमिकल्स जो हमारे पेट में जाते हैं उसके कारण। तो हमें जितना पता है हम लोग अवॉइड करेंगे नॉन स्टिक वेसल्स, ओके। और ये हो गया सब किचन और फूड के बारे में। और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। जो आपको पसंद है वो आप करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो। जब आप डॉक्टर प्रिया के पास आते हो तो आपके पास तो बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल, आदर्श है कि क्या क्या एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो। मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम देख के प्रभावित होती हूँ। आप तो रोज मिलते, रोज मतलब कभी कभी मिलते हैं तो आप पे भी प्रभाव आता ही होगा। तो एक्सरसाइज करते रहो। और मेंटल पीस तो वो जो अपना अपना है कि हमने खुद तय करना चाहिए कि मुझे हैप्पीनेस इज योर चॉइस। दलाई लामा क्या बोलते हैं, कोई दूसरा तुम्हें हैप्पी नहीं रख सकता, आप खुद ऐसे तय करना चाहिए कि मैं आनंदी रहूंगी या मैं आनंदी रहूंगा।
क्योंकि किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ कठिनाइयाँ नहीं आती है। कोई तो स्टेज ऐसी आती है कि कठिनाइयाँ आती है, तो हमेशा ऐसा बोलना चाहिए कि उसको थोड़ा बाजू में रखते जो अच्छी चीज़ें उनको देखें और खुश रहे। खुश रहने से आपके जो अंदर के अच्छे हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं, और जब अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं तो अगेन, अभी आपने ये भी सुना होगा कि घर में किसी की शादी हो और कोई ऐसा घर में किसी की शादी होने वाली हो और 2 साल पहले किसी की शादी हुई है, वो लेडी है उधर, तो हमेशा सब लोग बोलते हैं कि अभी इसको बच्चा होगा। क्यों बच्चा होगा उसको? क्योंकि इतना आनंदी माहौल होता है शादी में, हर एक जन बहुत खुश होता है, और वो खुशी के कारण वो जो हस्बैंड वाइफ उनमें जो इतने अच्छे वाले हार्मोन्स आएंगे कि उनको बच्चा होता है। तो बी हैप्पी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस फर्टिलाइजेशन, आई मीन संतान होने के भी लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। अभी कुछ क्वेश्चंस हो गए तो मैं आंसर करूँगी। एक्सक्यूज मैम, लुक हियर बोथ। मैं सर से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम के साथ में प्राची जी आई हैं। बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद। हाँ, सर मैंने सोचा सर बोल जाएंगे बट रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी अपना कीमती समय निकाला है। सफल प्रोग्राम है क्या है, जब पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट या आईवीएफ स्पेशलिस्ट, तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे डॉक्टर के पास आईवीएफ करके बच्चा हो। उनको ऐसे लगता है कि कुछ नेचुरल तरीके से बच्चा हो तो उसमें ज़्यादा आनंद है, और वो सही बात ही है। तो उसको जो होलिस्टिक अप्रोच ये लोग दे रहे हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैं मुंबई से इधर आती हूँ टाइम निकाल के। इनफैक्ट मैं राह देख रहती हूँ कि कब मुझे प्रिया मैडम से फ़ोन आएगा और मैं सफल प्रोग्राम के लिए इधर आ जाऊँगी। थैंक यू। मेरा नाम है रेखा दिवेकर। मैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी साठे कॉलेज में। मुझे रिटायर होके 13 साल हो गए, और लास्ट 13 ईयर्स में बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स देती हूँ, जैसे कि एंटी एजिंग है, केमिस्ट्री इन द किचन है, ये आईवीएफ पेशेंट के लिए है। अभी कल भी एक मेरा इधर होने वाला है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है, और जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी मैं देती हूँ। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। ठीक। सफल यानी कि हमारा संतानहीनता का सपोर्ट ग्रुप है ये। तो जो दंपत्ति संतानहीन है उनको केवल चिकित्सकीय ही नहीं परंतु एक माइंड बॉडी सेमिनार के तौर पे ये किया जाता है। और आप जानते हैं कि खान पान हमारे स्वास्थ्य का, फर्टिलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो श्रीमती रेखा दिवेकर जो एक बहुत प्रख्यात न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ट्रेडिशनल फूड्स में इनकी माहिरता है, और साथ ही संतानहीनता यानी प्री कंसेप्शन और प्रेगनेंसी में डाइट के ऊपर मैडम का विशेष काम है। तो आज हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया था। 100 से अधिक दंपत्ति जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, और मैडम ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दी हैं कि आज के दौर में भी हम अपने खान पान के थ्रू अपनी फर्टिलिटी नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक।